स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम धीरे धीरे घर के अंदर उतर रही थी। आंगन की मिट्टी पर सूरज की आखिरी रोशनी अब बस एक पतली सी रेखा की तरह बची थी, जो कुछ ही मिनटों में गायब हो जानी थी। घर के अंदर रसोई की एक हल्की खटर पटर आवाज देने लगी थी। बहू गुनगुनाते हुए दाल में तड़का डाल रही थीं। छन छन। तेल में पड़ते ही जीरे की आवाज घर की दीवारों से टकराकर एक शांत संगीत पैदा कर रही थी। लेकिन इन सारी आवाजों के बीच एक जगह थी जहां कोई आवाज नहीं थी। वो थी अम्मा का कमरा, रसोई के बिल्कुल करीब, पर फिर भी कुछ दूरी पर बसा हुआ। अम्मा अपनी चारपाई पर बैठी थीं, कमर पर खादी का छोटा दुपट्टा डाले, आंखें आधी बंद, जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही हों, लेकिन तेज नहीं, बहुत हल्का, बहुत धीरे। उन्हें पक्का नहीं पता चलता था कि रसोई में बहू उनके लिए कुछ अलग बना रही है या बस अपनी दिनचर्या निभा रही है। उन्हें समझ नहीं आता था कि पोती की खिलखिलाहट उनके लिए है या किसी खिलौने के लिए। उम्र ऐसा ही करती है, चीजें दूर नहीं ले जाती, पर उनके बीच एक हल्की धुंध डाल देती है। अम्मा ने चारपाई के किनारे से अपना हाथ नीचे लटकाया और धीरे से फर्श छुआ। फर्श ठंडा था, वैसा ही जैसे उनके पैरों का अकेलापन। उन्होंने धीरे से अपने पैरों को नीचे रखा। खड़ी होने में उन्हें थोड़ा समय लगता था। पहले घुटना उठता, फिर दूसरा, फिर हाथ दीवार का सहारा ढूंढता, जैसे उनकी उम्र अब हर हरकत में एक छोटी सी प्रार्थना मांगती हो। वो धीरे धीरे रसोई की ओर चलीं। दरवाजे तक पहुंचते ही बहू की आवाज आई, अम्मा आप बैठ जाइए, मैं चाय लेकर आती हूं। आवाज में सम्मान था, थकान भी, और एक हल्का सा औपचारिकपन भी, जो अम्मा अक्सर महसूस करती थीं। अम्मा मुस्कुराईं। ठीक है बेटी, उन्होंने कहा, पर आवाज इतनी धीमी थी कि बहू ने सुना भी या नहीं, उन्हें खुद नहीं पता। वे वापस मुड़कर अपने कमरे में चली गईं। कुछ मिनट बाद चाय आ गई। बहू ने कप रखा और चली गईं। कप की गर्मी अभी भी भरी हुई थी, पर बहू की मौजूदगी उसके पहले ही रसोई की तरफ लौट गई थी। अम्मा ने देर तक कप को हाथ नहीं लगाया, बस वो देखती रहीं। उन्हें याद आया, कभी वे बहू को प्रथम बार चाय बनाना सिखाती थीं। कभी बहू पूछती थी, अम्मा चीनी 1 चम्मच या 2? अब वे नहीं पूछती। ये बात दुख देने वाली नहीं थी, पर कहीं भीतर एक छोटा सा खालीपन था। बहू चूल्हा संभाल रही थी, पोती बाहर बरामदे में गेंद से खेल रही थी और बेटा अभी दुकान से नहीं लौटा था। अम्मा उस सब को छोटे से कमरे की चौखट पर बैठकर देखती थीं। रसोई के हर सामान की आवाज उनके लिए एक पहचान थी। कढ़ाई में सब्जी की खड़क, बेलन की ठक ठक, ढक्कन का गिरना। लेकिन अब वो आवाजें उनके लिए नहीं बनताती थीं। कभी कभी उन्हें लगता कि रसोई की दुनिया उनसे थोड़ा दूर हो गई है। 1 कदम, 2 कदम, और अब वो दूरी बस महसूस की जाने वाली थी, सहज पर थोड़ी टीस वाली। अम्मा के कमरे में एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी। अब वह चलती नहीं थी, पर उसकी याद चलती ही रहती थी। उस मशीन को देखकर अम्मा को लगता, कभी कभी चीजें काम करना बंद कर देती हैं, पर लोग उनके पास बैठना बंद कर देते हैं। ये बात थोड़ा दुख देती है। बहू ने शायद कभी जानबूझकर दूरी नहीं बनाई थी,
बस समय और व्यस्तता रिश्तों की गेंद लेकर दूसरी दिशा में भाग गई थी और अम्मा उसे पकड़ नहीं पाई। पोती गेंद लेकर अम्मा के कमरे में आई। गेंद अम्मा के पैरों से टकराई। अम्मा दे दो ना, लड़की ने कहा। अम्मा मुस्कुराई। गेंद उठाना चाहा पर हाथ कांप गया। गेंद 2 बार उछली और तब जाकर हाथ में आई। पोती ने देखा पर समझी नहीं। वह गेंद लेकर भाग गई। मम्मा, मैं जीत गई, वह चिल्लाई। अम्मा ने हाथ नीचे रख दिया। उनकी उंगलियों से गेंद की गर्मी अभी भी बाकी थी, पर कमरे में अब कोई आवाज नहीं बची थी। उन्होंने सोचा, कभी मैं भी ऐसे ही दौड़ती थी, और ये सोच उन्हें दुख नहीं देती, पर एक छोटी सी चुभन उनकी बाईं पसली के पास जरा देर टिकी रहती, फिर चुप हो जाती। बाहर आसमान अब धुंधला नीला हो गया था। हल्के बादल छत पर उतरते जा रहे थे। अम्मा ने खिड़की की ओर देखा। खिड़की पर धूल जमी थी। उसे पहुंचने की इच्छा हुई, पर हाथों ने साथ नहीं दिया। वे वहीं चारपाई के सिरहाने बैठ गईं। धीरे धीरे रात के पर्दे गिरने लगे। रसोई की रोशनी अब कमरे तक नहीं पहुंचती थी। बस उसकी हल्की परछाई दीवार पर दिखाई देती थी, जैसे कोई भूली हुई याद जिसे छूना संभव नहीं। अम्मा ने अपने घुटने को हल्का सा दबाया। दर्द कम नहीं हुआ, पर उन्हें आदत थी कि कुछ चीजें अब बस साथ रह जाएंगी, जैसे घर रहता है पर थोड़ी दूरी से। अचानक दरवाजा थोड़ा खुला। बहू ने पूछा, अम्मा, खिड़की बंद कर दूं? अम्मा ने कहा, नहीं, थोड़ी हवा आती रहे। बहू सिर हिलाकर चली गई। अम्मा ने सोचा, ये छोटा सा संवाद आज का उनका सबसे बड़ा पल था। दुख इस बात का नहीं था कि किसी ने उनकी परवाह नहीं की। दुख बस इतना था कि वे इस घर में अब धीरे धीरे धीमे हो रही थीं, जैसे एक पुराना दिया जो अभी भी जल सकता है, पर उसकी लौ किसी को परेशान नहीं करती। अम्मा ने जैसे ही अपना सिरहाना समेटा, कमरे की दीवार पर पड़ी रोशनी और भी धीमी प्रतीत होने लगी। रसोई की हल्की सी चमक अब दीवार पर धीरे धीरे फैल रही थी, मानो कोई दूर का दीप अपने आप बुझने की तैयारी कर रहा हो। अम्मा ने अपनी उंगलियों से दुपट्टे की कढ़ाई को सहलाया। कढ़ाई की ठंडी कांच सा स्पर्श उनके हाथों में उतरकर कुछ स्मृतियां उभार लाया। पुराने बाजार की हल्की हंसी, मदमस्त चाय के एक कप की गर्माहट और बच्चे की चोटियों को संवारते हुए दिन। बाहर से कभी कभार दूर का कोई ठहाका आता, जो बरामदे में जाकर कहानी छोड़कर चला जाता। उन कहानियों में वो खुद नहीं थीं, पर मानो वे कहानियां उन्हें छू कर जातीं। अम्मा ने पलट कर देखा। चूल्हे की ओर जाने वाले धुएं की एक पतली सी परत कमरे की चौखट पर अटक गई थी। उनकी आंखें उसे नापती रहीं। उनका मन चाहा कि कुछ कह दें, पर शब्द जैसे हल्के हो गए थे और सांसों ने उन्हें थाम लिया। रसोई के पास बैठा बेटा, कपड़ों में हल्की सी धूल लिए, अखबार पलटते से दिखाई दिया। वो आजकल ज्यादा घर आता है, पर अक्सर आंखों में वही काम की थकान रहती है। उसने अम्मा की ओर देखा, पर फिर अखबार की काली सी रेखाओं में खो गया। एक वही पन्ना, वही खबर। कभी कभी वो सोचता कि घर एक अलग तरह की खबर भी मांगता है, पर वे खबरें कम, काम ज्यादा लाती हैं। पोती कमरे की दहलीज पर वापस आकर बैठ गई। बच्चे की आवाज अब थोड़ी धीमी हुई थी। खेलने से पहले उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ नजर आया। उसने अपने छोटे खिलौने को किनारे रखा और अम्मा के पास झुकी। अम्मा, आप कुछ बताइए, उसने हवा की तरह कहा। बचपन के सवालों में एक सच्चाई होती है, वे बिना किसी हिसाब के सीधे दिल तक पहुंचते हैं। अम्मा ने बच्चे की छोटी हथेली को अपनी उंगली में लिया और हल्का सा हंसी का धब्बा उनके चेहरे पर आया। तुमने आज स्कूल में क्या सीखा? अम्मा ने पूछा। आवाज में नरमी थी। बच्ची थोड़ी सी शर्माई और बोली, हमने कविता पढ़ी, छोटी छोटी बातें। टीचर ने कहा कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अम्मा के चेहरे पर आश्चर्य का मिश्रित भाव आया। वो सोचने लगी कि मदद कितनी सधी चीज है। ये कभी तेज नहीं होती, वो धीमे धीमे घुलकर दिल में उतरती है। बेटा चाय का कप उठाकर पास आया और बोला, अम्मा, रात का खाना तैयार है, आप आइए।
आवाज साधारण थी, पर उसमें एक तरह की चिंता थी। काम से लौटकर भी घर की जिम्मेदारी बरकरार रहती है। अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया और उठने की कोशिश की। फिर उनके कदम थम गए। घुटनों में हल्का सा दर्द उठा, जिसे वो मुस्कुराकर दबा लेती। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा, मैं आती हूं। रसोई की ओर चलते हुए अम्मा ने देखा कि बहू तड़के हुए मसालों की खुशबू में खोई हुई है। बहू के हाथ व्यस्त थे। उसकी उंगलियों पर हल्की सी मसालों की परत थी, जो एक तरह की सुरक्षित गर्मी देती थी। बहू ने अम्मा की तरफ देखा और एक छोटी सी मुस्कान दी। वो मुस्कान बिना शब्दों की भाषा थी, पर अम्मा के दिल में गुनगुनाहट बरसा गई। उस मुस्कान में कहीं लगता जैसे कोई पुरानी रिश्तेदारी का सूरज फिर से चमक रहा हो। भोजन की थाली सजी और वे सब मिलकर बैठे। टेबल पर दाल की भाप उठती रही, धीमी, गद्देदार। चावल की सफेदी बर्तन में मंडराती और सबकी बातें हल्की फुल्की थीं, जैसे रात की चादर धीरे धीरे लहरों में समा रही हो। पर बातचीत के बीच में कुछ चीजें रह जातीं, जैसे अम्मा का कोई सवाल जो उन्हें उदास कर देता। बेटा धीरे धीरे पहचान गया कि कभी कभी अम्मा कुछ कहती हैं पर भूल जाती हैं कि क्या कहा। वो इन भूलों को नजरअंदाज करने लगा था, प्यार से। पर रात की कुछ खुली सांसों में वो सोचता कि क्या उसे और समय देना चाहिए। भोजन के बाद बहू ने बर्तन उठाए और मन ही मन सोचा कि आज अम्मा कुछ ज्यादा ही शांत लग रही हैं। उसने एक पल के लिए बर्तन रख दिए और अम्मा के पास आकर बैठ गई। उसका हाथ पकड़ा और कहा, थोड़ी देर टेलीविजन देखते हैं, कुछ सरल चीजें देख लेंगे। टेलीविजन की आवाज हल्की सी आई, पर जल्दी ही सबने उसे म्यूट कर दिया। उनकी शाम में अब इतनी हल्की सी आवाज भी भारी लगती थी। 2 गुलाबी कपड़े के टुकड़े, जो कभी अम्मा के सिले हुए कपड़े थे, अलमारी से बाहर रखे हुए थे। बहू ने मन ही मन सोचा कि वो उन्हें कल धो देगी। वो छोटा सा विचार न तो बहाना था और ना ही कोई बड़ी बात, बस वे छोटी छोटी परवाहें जिनसे घर संभलता है। अम्मा ने अपने हाथों से कपड़े को देखा। उन्हें याद आया कि कितनी बार उन्हीं हाथों ने छोटे छोटे कपड़ों पर सिलाई की थी, पर अब अम्मा की उंगलियां नरम हो चली थीं। रात गहराती गई और घर के कमरे अपने अपने ठहराव में ठहर गए। पोती सोने की तैयारी में थी। उसने अपने खिलौने को गोद में लिया और मां का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गई। अम्मा ने उसके माथे पर हाथ रखा। माथा इतना ठंडा था कि अम्मा को उस ठंडक से कुछ ऐसा लगा जैसे समय खुद ठंडा पड़ रहा हो। वो सोच रही थीं, न जाने कब उनकी अपनी जवानी की रातें भी इतनी ठंडी बन गईं। बाद में जब घर का आखिरी कामकाज खत्म हुआ, तो बेटे ने अम्मा के कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला और पूछा, अम्मा कुछ चाहिए? उसकी आवाज में एक थकान थी, पर साथ में एक हल्का सा प्यार भी था, जो शब्दों से नहीं पर आंखों से झलकता था। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम आराम कर लो। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका दिल भीतर से कुछ और चाहता था। किसी के घुटनों पर सिर टिकाने की, किसी की गोद में सांसें धीमी करने की। रात के अंतिम क्षणों में अम्मा खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगीं। चांद का एक पात खूब सा निकल रहा था, पर बादल उसे छुपाते जा रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर से आती गाय की घंटी की धुन धीरे धीरे सुनाई देने लगी। अम्मा ने यह सब देखा और अचानक उनकी आंखों में एक नमक सी चमक आ गई। वो आंसू नहीं था, बस आंखों के कोने में ठहर गई एक छोटी सी नमी, जो जल्दी ही अपनी जगह पर समा गई। वो वापस चारपाई पर बैठ गईं और धीरे धीरे अपने दुपट्टे को समेटकर आंखें बंद कर लीं। रात की चुप्पियां घर में फैल गईं। पंखे की धीमी गूंज, दीवारों पर पड़ रही परछाइयां और घर के भीतर बसती एक तरह की धीमी धीमी सुरक्षा। अम्मा ने सोचा, दिन में कुछ बातें उन्हें दर्द देती हैं, पर रात में सब कुछ ढलकर एक सलीके की तरह बैठ जाता है। उनका दुख अब तेज कैनवस नहीं रहा, वो बस एक मुलायम सा साया था जो रात की चादर में समा गया। और उसी साये के साथ रात आगे बढ़ी, धीमी, नम्र और बहुत कोमल। अम्मा की सांसें धीरे धीरे लय में आईं। पोती की छोटी छोटी सांसें भी उसके पास के सन्नाटे में गूंजने लगीं।
घर की सारी हल्की सी दूरियां अब किसी तरह की दूरी नहीं रह गई थीं। वो बस घर का हिस्सा बन गई थीं, एक ऐसी दूरी जो प्यार के लिए जगह छोड़ती थी। अगली सुबह की पहली हल्की रोशनी भी जैसे घर में पूरी तरह नहीं फैल पाई थी। खिड़की के पर्दे आधे खुले थे और बरामदे में अंधेरा कुछ देर तक रुका रहा। अम्मा ने उठकर धीरे धीरे अपना सारा सामान समेटा। आज भी उनका हाथ कुछ धीमा था, पर उनकी चाल में एक तरह की सहजता थी, जैसे वे अपने अंदर की चीजों को एक एक कर व्यवस्थित कर रही हों। बाहर से आती किसी गाय की घंटी की आवाज ने उन्हें पलटकर दिखा दिया और वे एक छोटी सी मुस्कान लेकर रसोई की ओर चली आईं। रसोई में बहू पहले से ही कुछ बना रही थी। चूल्हे पर हल्की आंच, तेल में कड़क और पत्तियों की सरसराहट, ये सब धीरे धीरे घर को जागृत कर रहे थे। बेटा अखबार पढ़ते हुए चाय का कप उठा रहा था, पर आज कोई अलग सी हलचल थी। पोती ने सुबह सुबह किसी बक्से को उठाकर बरामदे में रखा और आंखों में उत्सुकता लिए अम्मा को बुलाने लगी। दादी देखो, मुझे ये मिला, उसने चंचलता से कहा। अम्मा ने बक्सा देखा। पुराना, लकड़ी का, धुंधला और किनारों पर थोड़ा सा पॉलिश उतरी हुई। अम्मा के हाथों को देखते ही उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। ये ना तो खुशी की छलक थी और ना ही किसी दुख की। यह वो चमक थी जो किसी जाने पहचाने चेहरे के दिखते ही अचानक उठाती है। साधारण परछाइयों में बसी पुरानी रूह की एक हल्की झलक। बेटा ने देखा और बोला, ये तो माँ के पिता का बॉक्स था। मुझे याद है, माँ ने बचपन में कहा था कि उसमें कुछ पुरानी चिट्ठियां होंगी। बहू ने चुटकी लेते हुए कहा, चलो खोलते हैं, शायद कोई पुराना नोट या फोटो मिल जाए। पर घर की हवा में एक तरह का सन्नाटा भी था, जैसे कोई पुरानी किताब खोलने पर उसके पन्नों की गंध पहले ही वातावरण में बैठ चुकी हो। अम्मा ने अपने हाथ धीरे धीरे बॉक्स पर रखा। उनकी उंगलियां थोड़ी कांपी, ना ठंड से न डर से, बस उस हल्की सी अनिश्चितता से कि क्या पुराने पन्ने उन्हें कुछ याद दिलाएंगे जिसका बोझ अब वे सहना चाहेंगी। बेटे ने ढक्कन खोला और धीरे धीरे भीतर झांका। वहां कुछ खुरदुरे कागज थे, एक दो पत्तियां सूखी हुई और एक छोटे से कवर में मुड़ी हुई चाबी। बहू ने पन्नों को उठाया। उन पर उठती हुई स्याही की धुंध अब फीकी पड़ चुकी थी। पहला पत्र एक छोटे से कागज पर लिखा था, जिसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा पाला खा गया था। अम्मा ने पत्ती ली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। शब्द सरल थे, कोई बड़ी बात नहीं, पर हर एक वाक्य में घरेलू प्यार की एक मीठी सी मांग थी। यह पत्र किसी रोज की बातों के बीच लिखा गया था। खेत की फसल, पड़ोस के लोग और उस दिन की छोटी छोटी खुशियां। पढ़ते हुए अम्मा की आंखें भर आईं। ये आंसू किसी भारी दुख के नहीं थे, बल्कि उन पलों की याद की नमक सी बूंदें थीं जिन्हें वे भूल चुकी थीं। पोती धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, दादी ये किसने लिखा? अम्मा ने नर्म आवाज में कहा, यह तुम्हारी नानी ने लिखा था, बहुत साल पहले। पोती ने मुस्कुराकर पूछा, नानी कौन? पोती की मासूमियत में इतनी सच्चाई थी कि वह सवाल किसी भी भारीपन को नर्म कर देता। अम्मा ने उसकी उंगली पकड़कर कहा, तुम्हारी माँ की माँ, जिसके साथ मैंने बहुत सारी बातें की थीं। बेटा पलटकर देखने लगा। आंखों में अचानक गंभीरता आ गई। मैं भूल ही गया था कि माँ ने यह पत्र संभाल कर रखा था। बहू ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज में भी एक अनकही बात थी कि कुछ चीजें हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में ढूंढते ढूंढते भूल जाते हैं। अम्मा ने अगला पत्र खोला। इस बार पन्ने पर एक छोटी सी कविता लिखी हुई थी, हवा, चाय और पुराने फूलों की खुशबू से भरी हुई। पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा बदलता गया। मुस्कान आती और फिर कहीं एक हल्की सुस्ती उतर आती। वे अचानक उठकर खिड़की के पास पहुंची और बाहर देखने लगीं। वो पलकें ढकी हुई स्मृतियां अब आंखों के सामने कांपने लगी थीं। किचन की ओर लौटते हुए बहू ने हल्के से कहा, अम्मा आप कभी अपने बारे में कुछ बताती हैं, पर हम सुनते नहीं, हम जल्दबाजी में होते हैं। उसकी बात में कोई डांट नहीं थी, बस एक छोटी सी ममता थी जो धीरे धीरे उभर आई थी। अम्मा ने धीमे से कहा, मैं बहुत कह चुकी हूं बेटा, पर शायद तुम सुनते नहीं।
शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी। ये बस एक हल्का सा संकेत था कि जो कभी दिया गया अब वो दूसरे रूप में ध्यान मांगता है। पोती ने फिर से बॉक्स में से एक पुराना फोटो निकाला, एक कड़ा सा, किनारों पर थोड़ा सा फटा हुआ, पर चेहरों में अब भी चमक थी। फोटो में एक जवान स्त्री हंस रही थी। उसकी आंखों की रेखाएं अब भी तस्वीर के कोनों में झिलमिला रही थीं। पोती ने पूछा, दादी ये कौन? अम्मा ने तस्वीर को अपने पास खींचा और धीरे से कहा, ये तुम्हारी दादी हैं, जब वे जवान थीं तब की तस्वीर। उनकी आवाज में एक तरह की हवा चल गई, जैसे कोई दरिया अपने पास की पतवार को छूकर फिर चला जाता हो। बेटा बैठकर बोला, हम इन बातों को भूलते क्यों हैं? हम इतने व्यस्त रहते हैं कि छोटी छोटी यादें कहीं खो जाती हैं। वे खुद से भी पूछ रहा था। उसके शब्द घर के हर कोने में हल्की सी गूंज छोड़ गए। बहू ने धीमे से कहा, शायद क्योंकि हम सोचते हैं कि कल भी रहेगा, पर कभी कभी कल नहीं आता। उसकी बात का अर्थ सीधे दिल पर उतर गया। अम्मा ने धीरे धीरे लोगों की आंखों में देखा। उनकी आंखें नम थीं पर मुलायम थीं। वे चाहती थीं कि वे भारी भरकम बातें न करें, बस उनकी उपस्थिति से ही घर शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, मैं चाहती हूं कि तुम लोग खुश रहो। पर उनकी आवाज के नीचे एक छोटी सी इच्छा थी, किसी के साथ बैठकर पुराने पन्नों को पढ़ने की, किसी के सिर पर अपना हाथ रखने की और किसी के कान में धीरे धीरे वे सब बताने की जिसे वे भूलने के डर से अपने भीतर संजो कर रखी आई थीं। दिन ढलने लगा और घर के चारों तरफ शाम की राख पसरने लगी। परिवार ने मिलकर पुरानी चिट्ठियों को एक कोने में रखा। उन पर अब एक नई तरह की गरिमा थी। बहू ने कहा, कल हम इनको साफ करेंगे और कुछ फोटो फ्रेम कर लेंगे ताकि वे दीवार पर टंगी रहें। बेटे ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी कि अब पुरानी चीजों को समेटने का काम वे भी करेंगे। और इसी हल्के से वादे के साथ घर का दिन धीमा होकर रात में बदल गया। रात की चादर के नीचे पुरानी यादों की मुलायम हवा घुल गई। अम्मा ने महसूस किया कि उनकी धड़कन में कुछ बदल गया है। ये बदला हुआ एहसास दुख को कम करता है और आशा की एक हल्की किरण उभारता है। संध्या का रंग अब गहरा हो चुका था। आकाश का नीला धीरे धीरे काला बन रहा था, पर पूरी तरह काला नहीं। उसमें हल्की सी चांदनी घुल रही थी, जैसे कोई याद है जो अंधेरे में भी अपना हिस्सा छोड़कर जाने को तैयार नहीं। रसोई के दरवाजे पर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। बहू सब्जियों को धो रही थी। पानी की आवाज, धातु के बर्तन की टकटक और चूल्हे की धीमी सी गुनगुनाहट एक परिचित संगीत की तरह बज रही थी। अम्मा अपने कमरे में बैठी थीं। पुरानी चिट्ठियों का बक्सा उनके पास ही रखा था। उन्होंने बक्से को हल्के हाथ से छुआ, जैसे वह कोई नाजुक चीज हो जो आवाज का धक्का भी सहन न कर सके। आज की सुबह मिले उन सभी पत्रों ने उनके भीतर कहीं पुराना दर्द और पुरानी गर्माहट दोनों को जगा दिया था। बहुत कुछ याद आया, पर वे खुश थीं कि यादें दर्द बनकर नहीं लौटी, बल्कि थकी हुई दुनिया में एक छोटा सा पंख बनकर लौट आईं, जो रात की हवा से हिल भी जाए फिर भी टूटे नहीं। बहू धीरे धीरे कमरे में आई। उसके हाथ में एक साफ रुमाल था और थोड़ी सी क्रीम। वह अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा, उसने धीमी आवाज में कहा, आपके हाथ बहुत सूख गए हैं, मैं थोड़ा लगा दूं? अम्मा ने पहले कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें बहू के चेहरे पर टिक गईं। ये वही चेहरा था जिसे उन्होंने कई साल पहले पहली बार अपने घर में देखा था। नए रिश्ते की झिझक, थोड़ी सी शर्म और थोड़ा सा अपना बनने की कोशिश। बहू ने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया। उसका स्पर्श न गर्म था न ठंडा, बस इतना स्थिर कि अम्मा को लगा उनकी उंगलियों की पीड़ा थोड़ी देर को शांत हो गई है। आज आपने बहुत चिट्ठियां पढ़ी, बहू ने कहा, जैसे वह कोई अनकही बात समझ चुकी हो। अम्मा मुस्कुरा दी। हाँ, बहुत दिनों बाद पढ़ी। लोग भूलते नहीं, बस चीजें कहीं दब जाती हैं। बहू ने कुछ देर उनके हाथ दबाए रखे और फिर बक्से को देखने लगी। अम्मा, मैं चाहती हूं कल सुबह आपकी इन चिट्ठियों को ठीक से साफ कर दूं।
उसके शब्द किसी आदेश की तरह नहीं थे। ये उस शांति का प्रस्ताव था जो रिश्ते धीरे धीरे जोड़ते हैं, कभी धीरे कभी बहुत धीरे। बेटा दरवाजे पर खड़ा हो गया। रोशनी उसके चेहरे पर छायाओं का खेल बना रही थी। माँ, उसने नर्म आवाज में कहा, मैं खिड़की ठीक कर दूं क्या? आप कहती थी कि इसमें से रात को हवा बहुत आती है। अम्मा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, हवा आने दो, रात की हवा अच्छी लगती है। बेटा नजदीक आकर बैठ गया। वह शायद कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके गले में अटक गए। कभी कभी मर्दों के दिल जितने बड़े होते हैं उतने ही भारी भी होते हैं। उनमें भावनाएं रहती तो हैं, पर बाहर निकलने में संकोच करती हैं। माँ, उसने आखिरकार कहा, ये चिट्ठियां क्या आप कभी हमें बताना चाहेंगी? अम्मा ने नर्म मुस्कान दी। हाँ बेटा, कभी, जब तुम सब बैठोगे और कोई जल्दी नहीं होगी। बेटे ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे खिड़की की चुटकनी पोंछने लगा, जैसे वह सिर्फ खिड़की नहीं, अपनी माँ की किसी पुरानी नाराजगी का कोना साफ कर रहा हो। पोती दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मटका था जिसमें उसने कागज के फूल बनाकर रखे थे। वह अम्मा की गोद में बैठ गई और बोली, दादी, ये फूल आपके लिए। अम्मा ने फूल लिया और उसका माथा चूम लिया। क्यों दिया बेटी? पोती हंसते हुए बोली, क्योंकि आप कल बहुत चुप थीं। ये बात इतनी मासूम थी कि अम्मा के दिल में एक हल्का सा दर्द उठकर फिर मुस्कुराहट में बदल गया। उन्होंने पोती के बाल सहलाए। मैं चुप इसलिए होती हूँ क्योंकि यादें बातें करना कम पसंद करती हैं। पोती ने सिर हिलाया। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसे अम्मा के पास बैठना बहुत अच्छा लगा। रात का खाना हो चुका था। बहू ने अम्मा की थाली उनके कमरे में ला दी। अम्मा 2 कौर खाकर थोड़ी देर चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, बेटी, वो बक्सा ले आओ। बहू ने बक्सा लाकर चारपाई के बगल में रख दिया। अम्मा ने अपना चश्मा लगाया और धीरे धीरे चिट्ठियां निकाली। बहू और बेटा दोनों पास ही बैठे थे। पोती उनके पैरों के पास अपने खिलौनों से खेल रही थी। अम्मा एक एक पत्र उठाती, उस पर उंगली फेरती, उसकी तह देखती और फिर बहू को देती। बहू उन्हें सावधानी से साफ करती, नीले कपड़े से धूल हटाती, किनारों को सीधा करती और सूखने के लिए रख देती। कमरे का माहौल अजीब सा शांत था, इतना शांत कि अगर कोई हल्की सांस भी ले तो उसकी भी आवाज सुनाई दे। बेटा बैठा अपनी माँ को देख रहा था। इन चिट्ठियों में केवल शब्द नहीं, उसका बचपन भी था, उसके पिता की परछाई भी, और वह घर भी जो आज भी खड़ा था, पर अपनी उम्र से थोड़ा झुका हुआ। बहू की आंखों में पहली बार अम्मा की पुरानी दुनिया साफ दिखी। वह सोच रही थी, ये चिट्ठियां सिर्फ कागज नहीं, ये पूरा इनका जीवन है। अम्मा की उंगलियां कांपीं। बहुत सी बातें मैं कहना चाहती थी, पर हमेशा लगा कि बाद में कह दूंगी। बेटे ने उनका हाथ थाम लिया। अब बोल दीजिए माँ। अम्मा की आंखें हल्की सी बंद हुईं। नहीं बेटा, अब बोलने से जितना कह दूंगी उससे ज्यादा तुम आज मेरे पास बैठकर सुन रहे हो। उनके शब्द धीरे धीरे हवा में घुल गए, जैसे रात ने उन्हें अपनी चादर में लपेट लिया हो। कमरे की खिड़की हल्की खुली थी। बाहर नीम के पेड़ की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थीं। उनकी सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुरानी लोरी धीरे से दोहराई जा रही हो। अम्मा ने खिड़की की ओर देखा। उन्होंने कहा, इस हवा में मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरे पास बैठा है। बेटा बोला, कौन माँ? अम्मा हंसी। कोई भी हो सकता है, याद, दुआ या वह सब जिसे हम खोकर भी खोते नहीं। बहू ने रजाई ठीक की। पोती उनका हाथ पकड़कर सोने के लिए पास लेट गई। अम्मा ने आंखें बंद कर लीं। कमरे में दिए की लौ अब छोटी पड़ रही थी, पर इतनी कि कमरे में एक छोटा सा पीला उजाला बना रहे। अम्मा ने आखिर में कहा, लोग कहते हैं बूढ़े लोग अकेले हो जाते हैं, पर सच ये है कि वे धीरे धीरे अपनी यादों में बसना सीख जाते हैं। उनके शब्द इतने शांत थे कि पूरा घर कुछ सेकंड पूरी तरह स्थिर हो गया। पोती की सांसें गहरी थीं, बहू की आंखों में नमी थी। बेटा अपनी माँ की उंगलियों को पकड़कर चुप बैठा था, और इसी छोटे से क्षण में अम्मा का वह दुख जो इतने दिनों से धीमा धीमा धड़क रहा था, जैसे रात की हवा में घुलकर अपनी जगह बना गया। न भारी न तेज, बस एक बहुत मुलायम, बहुत सच्चा, बहुत सुंदर स्वीकार। रात धीरे धीरे गहरी चली गई। सरसराती पत्तियां, पंखे की नर्म गूंज
और अम्मा के कमरे की हल्की पीली रोशनी सब मिलकर एक ऐसी लोरी बन गई जो पूरे घर पर धीरे धीरे फैल गई। और इस तरह उस छोटे से घर में एक और रात बहुत शांत, बहुत नर्म, बहुत पूर्ण हो गई। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।